नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 10 का दम में। मैं हूं विवेक मित्तल। और दशहरे का त्योहार एक ऐसा त्योहार जिसको कहा जाता है कि बुराइयों का अंत होता है और उसके बाद अच्छाइयां शुरू होती हैं, और अच्छाइयां दिवाली तक हमें पता लग जाती है कि क्या कुछ हुआ हमारे जीवन में, और एक फेस्टिव मोड आ जाता है, खुशियां आने लगती हैं। चारों तरफ आपको लाइटिंग दिखने लगती है, पटाखे दिखते हैं, और बहुत तरह की खुशियां, आप शॉपिंग करते हैं, सब एंजॉयमेंट मूड में आ जाते हैं। इस पूरे मूड को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? स्टॉक मार्केट में है तो स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स ले लेते हैं जिन पे कि हम अगर दाव लगाएं तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वो दम दिखाने के लिए हमारे साथ सबसे दमदार एनालिस्ट जुड़े हैं, मिस्टर डॉक्टर रवि सिंह, फाउंडर ऑफ डीआरएस इन्वेस्टमेंट के। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, पहले मैं शेयर बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपके ये 10 दिन के बारे में पूछूंगा कि आप कैसे इन 10 दिन को एंजॉय करते हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो यही होता है कि हम जिस भी जगह जाते हैं वहाँ सबसे पहले लोग शेयर ही पूछते हैं, और आपने उल्टा क्रम शुरू किया है। अब देखिए, इस होता क्या है कि लोग हमसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि कैसे हम त्योहारों को मनाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं, त्यौहार आपने बहुत अच्छी बात कही कि बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों की शुरुआत होती है। अब इसको अच्छाइयों की शुरुआत तभी आपकी हो सकती है जब आपकी पॉकेट में अच्छे पैसे हों, और कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपको एक साल के लिए कुछ ऐसे शेयर दें जो अगले साल आपको 18 से 20% सारी इकोनॉमी की टेंशन, सारे एफडी की चिंताओं को ख़त्म करके एक बढ़िया रिटर्न दें, और उस बढ़िया रिटर्न के साथ आप एंजॉयमेंट करें। अब हम लोग कैसे मनाते हैं? देखिए, ये पूरा विश्व जो है, ये ऐसा टाइम चल रहा है कि जिस समय त्योहारों का, भारत के त्योहारों की चर्चा होती है। पहले नवरात्रि शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद दशहरा, और फिर उसके बाद दिवाली। तो हम लोगों का कार्यक्रम ऐसा ही है सर कि इनविटेशंस आते हैं, बहुत से गरबा के प्रोग्राम, बहुत से नवरात्रि के प्रोग्राम, उनमें अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, क्योंकि उनको कल्चर समझाना, कल्चर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो इस कल्चर को आगे बढ़ाएं आगे, और इस चीज़ को समझें, और ख़ास बात कि भारत की जो संस्कृति है उसको भी समझें कि किस तरीके से होती है। तो हमारे एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और साथ में उसके साथ अच्छा होता है कि आप शॉपिंग भी करते हैं, आप तरह तरह के फूड खाते हैं और उसका एंजॉयमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो ये एंजॉयमेंट जो होता है ना, ये जब तक नहीं होता जब तक कि जेब में पैसे नहीं हो। और अगर हम देखें रवि जी, तो पिछला एक साल, और स्पेशली अगर हम देखें ना, जो ये लास्ट के 6 मंथ्स रहे हैं, ये फिस्कल ही मान लेते हैं, फिस्कल बहुत अच्छा शुरू हुआ। जिन लोगों के पोर्टफोलियोज में बहुत सारे पुराने शेयर्स अटके हुए थे, पिछले 2-3 साल से चल नहीं रहे थे, और कई तो ऐसे शेयर्स थे जो कि पिछले 10-15 साल से नहीं चल रहे थे। पीएसयू बैंक ही ले लीजिए, जिनमें एक अच्छा रन अप देखने के लिए मिला। बहुत सारी माइनिंग कंपनीज हैं जिन्होंने की बहुत अच्छा, रेलवे काउंटर्स हैं, एक्सेप्शनल रिटर्न्स। तो मुझे लगता है कि सभी के पोर्टफोलियोज में पैसा आ चुका है। बहुत ही रेयरेस्ट होंगे जिनके पोर्टफोलियो ने अभी भी ग्रीन मार्क नहीं दिखाए। पैसे हैं लोगों पर सर। बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। सो आई एम टेकिंग द क्यूज फ्रॉम दीज थिंग कि वो लोग पैसा ला रहे हैं। आप एसआईपी का मॉड देख लीजिए, एसआईपी में अच्छा पैसा आ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, डेली डीमैट अकाउंट नए खोल रहे हैं सर। तो अब शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे 10 शेयर हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे। पहला शेयर बताएं सर, कि जिसमें कि दम हो। देखिए, आपने 10 के दम की बात की है, और 10 का दम ये पूरे साल चलेगा, इसलिए आप लोग पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ के नोट करिए। क्योंकि विवेक जी आज इस डिस्कशन में, जब बैक द कैमरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा 10 का दम ये ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि इस समय अगर जितने लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, वो सब भी इसमें पैसे कमा सकें। तो पहला शेयर आपने जैसे कह भी दिया कि बहुत से शेयर नहीं चले हैं, लेकिन इस समय ऐसे सेगमेंट हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका फायदा, तो मैंने एक मिक्स बास्केट रखी है और ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है कि चाहे मार्केट में जितना उतार आए, जितना चढ़ाव आए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी। आप हमेशा एक सेफ साइड पे रहेंगे, और अगर शेयर नहीं चला तो डिविडेंड का तड़का भी मिलता रहे। तो पहला जो शेयर है वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया इस समय अपने 52 वीक हाई के पास आ चुका है, चल रहा है 309-310 के पास, और दमखम इसमें 350 तक जाने का है। 8% आपको डिविडेंड मिलता है। मार्केट कैप के हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज में अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं
उसका एक फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 साल के लिए इसको निवेश किया जाए, यानी अगर दशहरे से दशहरे तक किया जाए, तो 20 से 22% का रिटर्न आपको सेफली मिलेगा। मार्केट में अगर कोई पैनिक, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट उसका कोई खास इंपैक्ट इन शेयरों पे नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पहला जो शेयर है वो है कोल इंडिया। बिल्कुल, तो कोल इंडिया। और इस काउंटर पर अगर हम देखें तो रवि जी ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 350 के दिए हैं, 290 का स्टॉप लॉस और 310 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। एक यहाँ से 20 रुपए का डाउन साइड और 40 रुपीज़ का अपसाइड। दैट मीन्स कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो 50% का रिस्क और 100% का मुनाफा, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 40 रुपए का रिटर्न मिलने वाला है और 20 रुपए का आपका रिस्क बनता है। बहुत ही बेहतरीन सर आपका कोल इंडिया, और हमने इसका परफॉर्मेंस भी देखा। एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और सरकारी बैकिंग है। और जितना हम जानते हैं कि कोल इंडिया जितना कोयला निकालती है उतना शायद कोई कंपनी नहीं निकालती है इंडिया में, एशिया में। आई थिंक 90% इनका जो इंडिया की कोल बेस्ड नीड है, जितना डोमेस्टिक कोयला निकलता है वो कोल इंडिया ही निकालती है 90%। तो कोल इंडिया एक शानदार कंपनी सर, पहली कंपनी हो गई है। अब बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। सर दूसरी कंपनी बताइए। देखिए, दूसरी कंपनी भी माइनिंग से ही है और माइनिंग के मैंने 3 स्टॉक्स रखे हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है एनएमडीसी। सबने इसकी चर्चा है, जैसे एनएमडीसी का देखिए नाम लिया आप विवेक जी, आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनएमडीसी डिविडेंड इसमें भी अच्छा खासा आपको मिलता है और इस स्टॉक ने अभी ये भी 52 वीक हाई की तरफ निकला है। और जो आपने कहा था अभी पिछले कि बहुत से ऐसे स्टॉक थे जिनको 5 साल तक रखे थे, कोई रिटर्न नहीं दे रहे थे और अब दौड़ना चालू हो गए हैं। दौड़ना क्यों चालू हो गए, उसके पीछे के फंडामेंटल नंबर्स आप देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट है, एबिटा यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो अभी यहाँ पर जो है वो एनएफडीसी जो है वो अपसाइड का मोमेंटम ले रहा है। अब टारगेट की बात कर ले, देखिए थोड़े बहुत डाउनफॉल आएंगे और डिप पे बाय करने की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और करंट लेवल से देखें जो 150-55 के बीच में है, यहाँ पर खरीदारी करें। टारगेट होगा 180 रुपए का और स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं 143 का। थोड़ा बहुत आपको हो सकता है साइडवेज जब मूवमेंट हो तो आपको पेन दिखाई दे, लेकिन फिर भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिएगा क्योंकि डिविडेंड का भी मजा मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि 10 स्टॉक हैं जो कि दमदार चलेंगे भी और डिविडेंड भी आपको देंगे। बिल्कुल, तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस है इस काउंटर पर। और अगर हम देखें तो टारगेट्स मिले हैं करीब 25 रुपीज़ के, यानी कि इसमें भी वही है, रिस्क रिवॉर्ड शानदार। और एनएमडीसी आयरन ओर निकालने वाली दिग्गज कंपनी है सर। और जितने भी देश में स्टील बनती है सब ज़्यादातर प्लांट एनएमडीसी के आयरन ओर लगाते हैं। तो काफ़ी दमदार कंपनी सर। दूसरी कंपनी भी हमें मिल गई है आज। मुझे लगता है रवि जी पहले बुलंद जो होता है ना, घर बनता है तो पहले सरिये लगते हैं और उसकी नींव मजबूत होती है। तो रवि जी आज पहले नींव मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे और भी शेयर्स। तो पहले नींव वाले ही शेयर हैं रवि जी के पास। चलिए तीसरे शेयर की तरफ बढ़ते हैं सर। तीसरा शेयर बताएं सर। देखिए, मैंने तीसरा शेयर जो लिया है वो है मोइल, और खास तौर से जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज और ये फोकस रखा जाए कि आगे जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है उसमें इसका अहम रोल होगा। तो इस स्टॉक को भी अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो आपको सरप्राइज करता हुआ नजर आएगा। और सब दूसरी बात कि फंडामेंटल इसके इतने साउंड हैं कि इस स्टॉक में समय समय पर तेजी देखने को मिलती है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉलिसी में चेंजेस किया, बाहर अब बिडिंग कर सकते हैं और अपने ओवरऑल जो स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा ईज ऑफ किया, उसका सीधा फायदा आपको मोइल में देखने को मिलेगा। स्टॉक ऐसा रखा है जिससे आपकी पॉकेट में भी फिट हो और आपकी पॉकेट मोटी और बड़ी भी हो जाए। तो इस स्टॉक इस समय चल रहा है 250 रुपए, टारगेट होगा 280 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा इसका 235 से 238 रुपए के बीच में। हालांकि जो टारगेट मैंने 280 दिया है, अगर आप इसको 300 भी कर लेंगे तो भी आपको ये स्टॉक परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। तो ये 3 स्टॉक्स अब तक मैंने बता दिए हैं, तीनों माइंस और खासतौर से एनर्जी से रिलेटेड है। मोइल अपने जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल करिए क्योंकि इस स्टॉक में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देना शुरू किया है। बिल्कुल, और लगता है रवि सर को ना सरकार से प्यार हो गया और सरकारी कंपनियों से भी। मैं ये नोटिस कर रहा था सर, आपके तीनों शेयर्स में तीनों शेयर अभी तक सरकारी कंपनीज के हैं। तो ये आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये मेटल माइनिंग सर ज़्यादा पसंद है क्या?
नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी और सेक्टर में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उसमें बड़े उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं। ओके। जस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर अभी पोर्ट इंडस्ट्री की इस समय बात चली जाए तो पोर्ट में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फेस्टिवल सीजन है तो तेजी हो जाएगी, फेस्टिवल सीजन नहीं है तो स्टॉक गिर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएं तो उसमें भी ऐसे ही हालात है। तो मैंने ऐसे बेस इसीलिए स्ट्रांग करने की कोशिश की कि अगर आप अपने लिए ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए ले रहे हैं, सारी कैटेगरी में ये 5 साल से 25 साल तक अगर स्टॉक रखना हो तो आप चैन की सांस ले सकें। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये शेयर उनके लिए उनके पोर्टफोलियोज के लिए भी हैं। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, ये तो ये जो छोटी अवधि में बना रहे हैं। सर बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये हो गया कि जो छोटी अवधि के प्लेयर हैं, जो कि चाहते हैं कि दशहरे पर ले लें और दिवाली होली तक निकल जाएं, तो उनके लिए तो ये वाले टारगेट्स हैं। और जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं, वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स में और भी बड़ा एक चंक डाल सकते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। चलिए सर, 3 स्टॉक हो गए जो कि आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे रहे हैं, आपकी नींव रख गई है। अब सर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक बताएं। अगला स्टॉक है ITI। अब इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये वैसे तो मिड कैप का स्टॉक है, लेकिन खास बात इसकी ये है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा दमखम अब दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं से इसमें भी सरकारी का तड़का थोड़ा लगा हुआ है। और अपसाइड की बात करें, इस समय 250 और 45 के बीच में आपका ये स्टॉक चल रहा है और अपसाइड टारगेट इसका भी है 280 रुपए का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 240, यानी कि मात्र आपको 5 से 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको इस स्टॉक को खरीदना है और छोड़ देना है अच्छा खासा। जब मोमेंटम अगर गेन करता है तो ये इकट्ठे 5 से 10% एक बार में चाल चल जाती है। तो ये ऐसा है कि शॉर्टर पीरियड में भी अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्गर पीरियड में भी अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा। छोटा स्टॉक है, सबकी पॉकेट में फिट बैठेगा और साथ ही जो ग्रोथ स्टोरी है उसको भी प्ले करता हुआ चलेगा। तो ये है ITI। बिल्कुल। तो ITI डबल डिजिट से 3 डिजिट में ये काउंटर आ चुका है और बहुत सारी स्टोरीज इसके साथ चली है। इस काउंटर के साथ ये काउंटर अकेला नहीं चला, ये स्टोरीज के साथ चला है। और कभी इसको ऑर्डर्स मिलते थे, कभी इसको कुछ बड़े इसके टाई अप्स होते थे, जिसकी वजह से इस काउंटर में इस तरह की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली। और यहाँ से भी अभी जैसा रवि सर बता रहे हैं कि यहाँ से भी और स्ट्रेंथ दिखाने की क्षमता रखता है। एक अच्छा खासा रिटर्न अपसाइड है इस काउंटर पर। 250 के आसपास चल रहा है, 280 का टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा और टारगेट आपको यहाँ से जितना स्टॉप लॉस है उसका 3 गुना, यानी कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का टारगेट। तो काफ़ी एक बेहतर पोजिशनल कॉल के तौर पर आपको चौथा काउंटर मिला ITI। सर 4 काउंटर, चारों सरकारी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जब एक दिन अभी पीछे ना संसद में बोला था कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो सरकारी कंपनियां ले लें, मुझे लगता है आपने काफ़ी सीरियसली ले लिया है सर। देखिए, जब सरकार ऐसी चल रही हो और अच्छा खासा दमखम दिखाई दे रहा हो तो भरोसा भी सरकार। आप इस समय में विवेक जी एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि इस समय आप कहाँ निवेश करने जाएंगे? आपको ऑप्शन में देता हूँ, आप पाकिस्तान जाएंगे, चाइना जाएंगे, यूरोप जाएंगे, US जाएंगे सर या इंडिया? मैं अभी यही सोचने वाला था, मैंने कहा आप इंडिया नहीं बोल रहे हैं। मैं इंडिया छोड़कर क्यों जाऊंगा सर? इंडिया बिल्कुल। इसीलिए कह रहे हैं ना भरोसा, तो फिर भरोसा आपको इंडिया पे ज्यादा है। अब जो हमने नाम लिया उसका भी थोड़ा सा बता देते हैं लोगों को। देखिए, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस जबरदस्त चल रहे हैं, वो अभी आगे और बढ़ेंगे। आगे 6-8 महीने, साल भर में इंडिया में भी उसका असर आएगा, तो वो क्रैश हो रहा है। यूरोजोन की जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सब अपनी अटेंडेंस मार रहे हैं इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन में, उसका इंपैक्ट है। US ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट रेट को लेकर परेशान है, तो वहां पर सिचुएशन नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो बात ही नहीं करनी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो सर पाकिस्तान भी बात नहीं करना चाहता। मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखता रहता हूं उनकी पब्लिक के, तो वो बताते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा कर गया है, हमसे बहुत आगे निकल गया है और अब हम तो बहुत पीछे रह गए। हमें ये लड़ाई झगड़े ख़त्म कर कर और उनके मॉडल को फॉलो करना चाहिए और उनकी तरह से इकोनॉमी को अपनी एस्टेब्लिश करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप खुद आई एंटर इन द स्टॉक मार्केट इन 2005 और 6। उस समय पर सर जो सेंसेक्स निफ्टी के लेवल हुआ करते थे, आई मीन बहुत ही कम। आई मीन मुझे ऐसा याद है कि सेंसेक्स शायद
5,000 के आसपास चलता था और निफ्टी तो आई थिंक 1,000, 1,200, 1,500 की रेंज में था। आज इतना तो हम समझते हैं कि एक साल में बढ़ जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी बात आपने बोली है और मैं दर्शकों को भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने स्टोरीज सुनी है ना कि इन्फोसिस में किसी ने निवेश किया था 2000 में, 22 साल बाद वो 100 करोड़ के मालिक बन गए, भले उन्होंने 5,000 रुपए लगाए हों। ये स्टोरी उनकी नहीं है, ये स्टोरी आपकी है। भरोसा रखिए, इन स्टॉक्स पे लगाइए, 15 और 20 साल बाद आप भी करोड़पति से अरबपति बनते हुए नजर आएंगे। ये दमखम है इंडियन इकोनॉमी में। और हर 20 साल पे अगर आप रिटर्न देखेंगे तो हर जो भी 20 साल तक स्टॉक को होल्ड करके रखता है वो यही कहता है उस समय बहुत चीप था, आज बहुत महंगा नजर आता है। क्योंकि आज आप खरीदने जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब इससे ज्यादा क्या रिटर्न देगा, लेकिन इकोनॉमी चलती रहती है और जिस हिसाब से ग्रो करती है, सिर्फ आप कंपाउंडेड देखिए, अगर 8% ग्रोथ भी हुई तो भी आप करोड़ों के मालिक बनेंगे लाखों निवेश करके। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया सर आपने ये कि जो हम बोलते हैं कि कंपाउंडिंग, और अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है तो उसमें से सेल आउट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह के स्टॉक्स को एंट्री देनी चाहिए जिनको कि हम रख सकें, संभाल कर रख सकें। आप देखें कितने ही काउंटर, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो भी आपको स्टॉक 4 फिगर में या 5 फिगर्स में दिख रहे हैं आजकल, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए 20 साल पहले वो कहाँ पर चल रहे थे। तो उनके प्रमोटर्स ने क्या किया? उनके प्रमोटर्स ने शेयर थोड़ी नहीं बेचे अपने, उनके प्रमोटर्स ने ज़्यादातर शेयर्स अपने पास ही रखे हुए हैं और आज सबसे ज़्यादा अमीर प्रमोटर वही है। शेयर मार्केट की ब्यूटी यही है कि अगर आप उन प्रमोटर्स के साथ शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो भी शेयर होल्डर हैं, आप भी शेयर होल्डर हैं, तो आप अगर शेयर होल्डर बन जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप भी किसी एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका शेयर किस क्षेत्र से है और क्या नाम है उसका? आगे के 3 शेयर जो हैं वो हैं बैंकिंग से, क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी है और जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि पैसा आएगा और पैसा आगे पास होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पास हो, वो ऑयल सेगमेंट को पास हो, या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो, या फिर पावर जनरेशन में यूज़ हो, तो पैसा कहीं तो आके इकट्ठा होगा और वो है आपका एसबीआई। अब प्राइवेट बैंक को मैंने यहाँ पर अभी शामिल नहीं किया क्योंकि एसबीआई पे का नेटवर्क और एसबीआई की जो बैलेंस शीट है और जिस हिसाब से बुक वैल्यू एसबीआई की है और प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट, भले बहुत बार इनके ऊपर ऐसे हुआ कि किसी को एक्विजिशन करना पड़ा या जब भी जरूरत पड़ी तो ये सपोर्ट देते हुए नजर आए। इस समय अट्रैक्शन भी जम के आया है क्योंकि 600 से गिर के स्टॉक आ गया है 560-65 के पास, तो यहां से वापस से 650 तो पहला टारगेट आपको बहुत आसानी से मिलता हुआ नजर आएगा। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? तो बैंकों में, बैंकों का लीडर है और साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी देता रहेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है तो वो लंबे समय के लिए बहुत अच्छा होगा, एकुमुलेशन और किया जा सकता है, स्टॉक को और बाय किया जा सकता है और टारगेट होगा 650। और अगर आप मुझसे इसका 5 साल का टारगेट पूछेंगे तो शायद मैं 2000 के पास देता हुआ नजर आऊं। बिल्कुल, तो 2000 का मतलब हो गया मल्टी बैगर, तो सर ये बन चुका। और अगर 2000 के टारगेट के लिए लेते हैं तो यहाँ से 3 गुना तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाएगा। और क्या चाहिए? 5 साल में आप एफडी में पैसा डाल दीजिए, 4 गुना तो नहीं होगा। आप रियल एस्टेट में पैसा डाल दीजिए, पिछले 2 साल में प्राइजेज ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो थोड़ा डर भी लगेगा और फिर वो 4 गुना हो जाएंगे, उसका थोड़ा सा एक डाउट है। यहाँ पर आप देश के नंबर 1 बैंक में पैसा डाल रहे हैं और रवि जी बोल रहे हैं, एक जाने माने एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, इतिहास है इनका अपना कि जो कॉल्स इन्होंने दी हैं वो शानदार रिटर्न देती हुई नजर आई हैं। तो यहाँ पर सर बता रहे हैं कि 4 गुना हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो में डालिए। और अगर जिनको पोजिशनल कॉल के तौर पर लेना है तो उनके लिए सर ने टारगेट दे दिया, ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ अप का टारगेट है और 30 रुपीज़ नीचे का स्टॉप लॉस है। पोजिशनल कॉल भी बना सकते हैं आप इसको। सर, नेक्स्ट काउंटर आप बताएं। देखिए, नेक्स्ट काउंटर बताने से पहले जो आपने बात कही उसको मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। इस समय अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं और 8% अगर एफडी है तो 9.5 साल में पैसा आपका डबल होगा। बिल्कुल, तो सिंपल है, आप इस तरीके की कैलकुलेशन अगर समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एफडी में पैसे रखने का आजकल चलन इसीलिए कम होता जा रहा है क्योंकि वहां पर रिटर्न और इन्फ्लेशन से, अगर आप 8% एफडी पे रख रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपका पैसा 1 या 2% ही बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो सरकार टैक्स में ले लेगी, तो आपके पास कुछ इनकम नहीं होती। इसलिए आपको इस तरीके की ग्रोथ स्टोरी में लेना चाहिए। अब अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। जब से एक्विजिशन हुआ गवर्नमेंट बैंक की तरफ ये गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखी, एनपीए इसके कम होते हुए नजर आए और साथ ही जो अब रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उसका भी फायदा
बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पर मिला है। खासतौर से ट्रेजरी एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हुई है और इसका टारगेट 1 साल का अगर आप लेके चलते हैं यानी दशहरे से दशहरे तक तो 250 रुपए तक आपको ये लेवल आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 180 के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और फंडामेंटली जो मैंने बताया कि काफ़ी साउंड है, एनपीए कम हुआ है और ग्रॉस एनपीए में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है और ओवरऑल जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव होती हुई जा रही है। तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। बिल्कुल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहा जाता है कि दूसरा सरकारी दिग्गज यही है। तो सर ने 2 दिग्गज कंपनियां बैंकिंग सेक्टर से चुन ली हैं और पीएसयू बैंक्स क्या शानदार रनअप इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिला है। आई रिमेंबर रवि सर की ये जब कोविड का समय चल रहा था तो ये 40 या 50 रुपए आ गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से ये 5 गुना ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी और इसका 228 के आसपास का शायद ऑल टाइम हाई है, उसके पास आ चुका है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो ऑल टाइम हाई है ये मतलब इनकी ऐसे ही स्टॉक मार्केट ने चला दिया है। ये विद वैल्यूएशन चल रहा है, विद आप इनके रिजल्ट्स देख लीजिए, शानदार रिजल्ट्स रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से। तो रवि सर जो बता रहे हैं सर, इसमें भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि अगर इसको 5 साल रख लें तो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए ये एसबीआई को पीछे नहीं छोड़ेगा। ये भी चूंकि 200 रुपए का स्टॉक है और मैं समझता हूँ 600 रुपए इसको आने वाले 5 साल में होना बहुत आसान है। और अगर 600 रुपए तक ये नहीं भी जाता है तो भी आप इसकी वैल्यूएशन यानी शेयर आपको दुगने मिल जाएंगे, स्प्लिट हो सकता है, इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जिसका कि फायदा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर के हिसाब से भी अगर 5 साल का ओरिजिन रखते हैं तो आपको ये शेयर दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो एफडी में अगर आप पैसा रखते हैं 9 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको पैसा डबल होने की उम्मीद है। उसमें भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो। इनफैक्ट विवेक जी, हम लोग स्टॉक मार्केट में जब कोई आता है और एफडी में पूछता है तो हम कहते हैं एसबीआई में एफडी मत कराओ या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी मत कराओ, उसके खुद के शेयर खरीद लो। आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे साल के। मैं एक स्टोरी भी पढ़ रहा था कि एक बंदे ने कहीं मारुति की उसको कार खरीदनी थी, उसने मारुति के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, उसको जितनी की कार थी उससे ज्यादा का पैसा मिल गया। जी बिल्कुल। 8,000 से उसका शेयर 10,000 पहुंच चुका है। Exactly. तो आप दमखम समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त सर आई रिमेंबर मारुति का शेयर 2016 में कुछ प्रॉब्लम थी उनकी गुजरात प्लांट को लेकर या कुछ था, तो 3300-3500 रुपए तक आ गया था। अभी वहां से कितने साल हुए हैं, 2016 से भी आप लगा लीजिए, 2023 पे हम बात कर रहे हैं, 7 साल में वो काउंटर 3500 से 10,500 10,700 की रेंज में पहुंच चुका है, यानी कि 3 गुना हो चुका है। अगर किसी ने वहां पर इन्वेस्ट किया होता तो आप कार लेते हैं उसकी डेप्रिसिएशन होता है हर साल, 7 साल में आपकी कार की वैल्यू आई सपोज की 70% 60% घट जानी है, और अगर आप मारुति का शेयर ले रहे हैं तो वहां से आपकी वैल्यू कितनी हो जानी है। तो इस तरह का एक स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं, हम लोग इसी तरह से एक हंसी मजाक करते हैं और वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं लेनी है, गाड़ी भी आप लेंगे, जरूर लेंगे। वैसे भी देखिए, मैंने दर्शकों को याद दिला दूं, मैं अपने शोज में हमेशा जिक्र करता हूं, विवेक जी गूगल है, ऐसी ऐसी न्यूज़ आपको पूरे प्रोग्राम में निकाल निकाल के बता रहे हैं हिस्टोरिकल, जो हमें चार्ट पे देखनी पड़ती है और इनकी मेमोरी में फिट होती है। तो ये रवि जी का बड़प्पन है और कुछ नहीं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सर अगला स्टॉक बताएं, आपका किस सेक्टर से है और इस पर क्या टारगेट्स हैं? अगला स्टॉक जो है वो है मेरा फिर से बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन इसका मिक्स है। मिक्स का मतलब है कि इस समय ये प्राइवेट बैंक की तरफ और खासतौर से गवर्नमेंट बैंक की तरफ, दोनों के बीच में कारोबार इसका दिखाई दे रहा है। आईडीएफसी इस समय चल रहा है 120 और 22 के पास, और इस बैंक ने बड़े रीस्ट्रक्चर किए। इस समय कॉर्पोरेट हाउसेस जितने भी हैं उनके ज़्यादातर जो एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्टिविटी है, वो इस बैंक ने बड़ा कॉन्फिडेंटली गेन किया है। ब्रांचेस बढ़ी हैं, एनपीए इनके बहुत कम है अगर पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए, और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रही है। तो इस स्टॉक में भी ये दमखम दिखाई देता है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट आपको 150 रुपए, लेकिन अगर लंबा टारगेट रखें तो वही 180 रुपए के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर शॉर्ट पीरियड में मोमेंटम देख रहे हैं तो 110 का स्टॉप लॉस, नहीं तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखें 180 तक के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है कि मतलब 10 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, और टारगेट आपको 150 और 180। तो एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक और काउंटर मिला और बैंकिंग सेक्टर से मिला। सर
बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, लग रहा है आप आज सेक्टोरल अपना पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं लोगों का कि 10 के दाम में कि 6 शेयर तो सर आपके मेटल और बैंकिंग से हो गए, अब कुछ और आगे कुछ तीसरा सेक्टर ऐड होने वाला है? बिल्कुल, देखिए भारत की इकोनॉमी की लाइफलाइन वैसे किसे कहते हैं? सर बहुत सारी हैं, मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट भी लाइफलाइन होती है। राइट। हमारी पॉपुलेशन में जिस सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? सर रेलवे भी है और आई थिंक टेक्सटाइल भी हैं और रियल एस्टेट भी है। जी, लेकिन रेलवे ही सबसे बड़ा काउंटर है जो कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है वो मैन पावर जो काम नेटवर्क करते हैं नेटवर्क के मामले में बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा देखिए सर, रेलवे नेटवर्क मैंने इंडिया कहा का था ना, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, गूगल प्रूफ करता रहूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला काउंटर है आरवीएनएल। फिलहाल पीछे आपने जबरदस्त रैली देखी है और अब अगली रैली की तैयारी कर लीजिए। इस समय काउंटर चल रहा है 150 155 के पास और 165 के पास, और अप साइड में ये शेयर वैसे तो ये डबल हो जाएगा, वेरी क्लियर है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की सोच है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से आगे कारोबार कर रही है उसको देखते हुए, और रेल नेटवर्क जितना इंप्रूव हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे नए नए टाइअप्स हो रहे हैं, बाहर की कंपनियां आ रही हैं रेल नेटवर्क को सुधारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें आरवीएनएल का बड़ा रोल है। 160-65 के पास ये स्टॉक पहुंच चुका है, 52 वीक हाई के टच करके नीचे आया है, लेकिन यहां से 200 का लक्ष्य बहुत आसानी से अचीव कर सकता है। तो अगली जो सीढ़ी है वो है आपको रेलवे की चढ़नी है, और उसमें काउंटर आता है आरवीएनएल। बिल्कुल, तो रेलवे यहाँ पर दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क और साथ ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फ्रॉम रेलवे सेक्टर जो सर ने हमारे साथ शेयर कर दी है। और इस काउंटर में भी एक शानदार रिटर्न्स हमें पिछले कुछ समय में देखने के लिए मिले। आई रिमेंबर, फिर सर आप बोलेंगे गूगल और वो सब, लेकिन पता नहीं, मजबूर हूँ। ये काउंटर भी मैंने 20 या 25 रुपए पर देखा था ड्यूरिंग कोविड, और वहाँ से एक शानदार रनअप सर, मतलब किसी ने, शायद किसी एनालिस्ट ने उस समय नहीं सोचा होगा कि इस तरह का भी, रेलवे बंद पड़ी हुई थी, लोग ये सोच रहे थे कि घर से बाहर कैसे निकले, रेल तो छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद एक जो शानदार वर्टिकल राइज सर, क्या शानदार। और अभी भी आप मतलब इस पर बुलिश हैं और एक शानदार रिटर्न, बिल्कुल स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो गई है क्योंकि रेलवे के कॉरिडोर्स इंडिया इतना खर्च कर रहा है डेफिनेटली। सर और कोई काउंटर है क्या इस क्षेत्र से, या आरवीएनएल पर रुकना है? नहीं, देखिए अब रेलवे इतना बड़ा हो गया है तो फिर एटलीस्ट 2 शेयर तो लेने बनते हैं। बिल्कुल। और अगला काउंटर है एरिकॉन। इस समय वैसे आरवीएनएल की बात बता दूं कि आपके प्रोग्राम, अगर आप दैनिक जागरण के प्रोग्राम देखते हैं तो ये काउंटर 70 रुपए पर रिकमेंड किया था और हाइलाइट्स चले थे हमारे यहाँ पे जब 165 रुपए ये पहुंचा, 120 रुपए पहुंचा था। बिल्कुल, मैं इसीलिए जब मैंने प्रोग्राम सा शुरू किया था ना, मैंने इसीलिए बता दिया था दर्शकों को कि हल्के में नहीं लेना है, कि रवि जी जो टारगेट दे रहे हैं, कि ये जो छोटे वाले टारगेट दे रहे हैं, ठीक है आप ले लीजिए, अपनी दिवाली होली बना लीजिए, लेकिन जो सर पोर्टफोलियो में बता रहे हैं ना कि 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, इनको सीरियसली लेना है आपको, और मतलब सीरियसली इनके बारे में कंसीडर करना है आपको कि किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और उसके पीछे जो लॉजिक दिए जाते हैं ना, रवि जी जो लॉजिक बताते हैं हमें ऑन एयर, वो तो होते ही हैं, लेकिन ऑफ एयर भी बहुत सारे लॉजिक बताते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। सर बताएं आरवीएनएल के बारे में। इरकॉन, माफ कीजिए। इरकॉन देखिए वो भी लगभग आरवीएनएल से थोड़ा सा छोटा है, वो 165 है, 155 के पास है, और इसमें भी 200 का दमखम रखता है। दोनों बराबर ही चलते हुए नजर आएंगे क्योंकि दोनों का जो इस हिसाब से इस समय अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही एबिटा और ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। तो फिलहाल आपको इरकॉन भी यहाँ से 195 और 200 रुपए का लक्ष्य अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ से भी आगे दमखम रखता है। तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए आप इसको बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आप बैट लगाएं और रिटर्न पाएं। सर रेलवे भी हो गया, बैंकिंग हो गया, मेटल हो गया, कोई और सेक्टर? अब आखिरी शेयर बचा है, 9 शेयर आपके हो चुके हैं। देखिए वैसे तो स्टॉक्स तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन 10 स्टॉक निकालना और वो भी 6,000 5,000 की बास्केट से बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है सर। तो अगली ग्रोथ आपको किस में दिखाई देती है? अगर क्या लग रहा है कि हमारी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो आगे कंटिन्यू सर हमें मैं तो चाहिए? सच बताऊं ना, तो जब इंडिया को देखता हूं मैं, आज से जब 5 या 10 साल पहले देखता था, मतलब
डाउट होते थे दिमाग में कि ठीक है, एक इस तरह का मैंने स्ट्रक्चरल, एक होता बुल रन, एक होता है स्ट्रक्चरल बुल रन। स्ट्रक्चरल बुल रन या तो हमने 2004 से 2008 के बीच में देखा था, जो 7 तक जो था रैली आई थी। किसी भी शेयर को आप ले लीजिए, गलती भी हो गई तो गलती माफ है, आपको 100% 50% रिटर्न मिल जाएगा। और उसके बाद जो भी बुल रन आए ना सर, उन बुल रन में मुझे ये लगा कि उतनी जान नहीं थी। लेकिन ये जो बुल रन आया ना सर पोस्ट कोविड, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया ही केवल शाइन कर रहा है, सारी दुनिया में। आपने जैसा इनिशियली बताया था कि चाइना में प्रॉब्लम है रियल एस्टेट की, उनकी बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनी एवरग्रांड और जो दूसरी बड़ी कंपनियां इंसॉल्वेंसी में जा रही हैं। अमेरिका में अपनी प्रॉब्लम है, दूसरे देश युद्ध लड़ते हुए घूम रहे हैं, तो इंडिया ही बचता है सर। तो इंडिया की तो मतलब मुझे हर चीज अच्छी लग रही है इस समय। आप ही बता दीजिए सर कि वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बूमिंग है, तो आप बता दीजिए सर। अगला स्टॉक है पीटीसी। अब मैंने चॉइस जो करी है, मैंने कोशिश ये की है कि आपको किसी भी हाल में 300-350 रुपए से ज्यादा की स्टॉक ना दूं। बिल्कुल। ये जानते क्यों हैं? क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि छोटे स्टॉक्स को निवेश करने के लिए ढूंढते हैं और ऐसी पॉकेट में चाहते हैं जिसको खरीदने में उनको समस्या ना हो। अब इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो 300 से 150 के बीच में हैं। तो मतलब आप चाहे तो आज आप 5 शेयर खरीदिए, फिर 4 दिन बाद 5 शेयर खरीदिए, फिर अगले महीने 5 शेयर खरीदिए, तो आप पार्शियली पैसा जैसे जैसे आता है, छोटा छोटा पैसा जैसे आप अपने गुल्लक में डालते हैं, ये वो गुल्लक बना सकते हैं। पीटीसी इस समय चल रहा है 140-45 के पास और अच्छा खासा इसमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। बैलेंस शीट सुधरती हुई नजर आई और प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर इंक्रीज हुई। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स यहां पर बढ़ी हैं और साथ ही एफआईआईज एक्टिविटी भी इस काउंटर में देखने को मिली है। इसके टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 180 और स्टॉप लॉस 125 का, लेकिन अगर थोड़ा लंबा विजन रखते हैं या अगर पड़ा भी रहने देते हैं तो 200, यानी कि 200 वाला जो नंबर है वो हिट ये भी करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक पीटीसी जिसमें कि शानदार रैली हमने देखी है, और मर्चेंट पावर जिस तरह से बिकती है, मर्चेंट पावर यानी कि एक तो होती है जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं और घरों में सप्लाई करती हैं, जो एक्सेस पावर होती है वो पीटीसी को चली जाती है। जिन कंपनीज़ को, जिन इंडस्ट्रीज़ को, जिन स्टेट्स को पावर खरीदनी होती है तो वो पीटीसी को संपर्क करते हैं, वहाँ से पावर खरीदते हैं। और कोई इसके आई थिंक सर इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है या इनके कंपटीशन में कोई है कंपनी? नहीं, अभी तो फिलहाल तो इनका ही सबसे बड़ा। सर गूगल से मैं नहीं डरता। नहीं सर, बिल्कुल। आई मीन मतलब बिल्कुल दर्शकों को एक्चुअली क्या होता है ना कि जब खरीद रहे होते हैं तो लॉजिक अगर पता लग जाता है तो और ज़्यादा उनके दिमाग में परसेप्शन स्ट्रांग हो जाता है कि करती क्या है कंपनी और क्या इसकी मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है, दाव लगाना है 180 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस, और अभी 145 चल रहा है तो 20 रुपये का एक नीचे का डाउन साइड है और 180 के टारगेट्स हैं। ये भी जो सर ने स्टॉप लॉसेस दिए हैं, आई थिंक सर ये इसीलिए दिए होंगे कि मार्केट में ये जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं और जियोपॉलिटिकल हैं या प्रॉब्लम्स हैं, हम थोड़ा ओवर स्ट्रेच भी बहुत से लोग बोल रहे हैं, इसलिए दिए हैं स्टॉप लॉसेस। देखिए स्टॉप लॉसेस इसलिए भी दिए जाते हैं कि जैसे हम खरीदारी करते चलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई स्टॉक्स उन लेवल्स के बाद उनमें जो है वो फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी सी एक बार को अपनी रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को देखना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अगर मार्केट में इस समय नए शेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि आपको मैंने 10 शेयर दिए हैं, 10 में से 9 अगर चल गए तो आपको प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन 10वां शेयर अगर नहीं चला तो आपको नुकसान भी आ सकता है। लेकिन नुकसान काटना कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं कि 9 स्टॉक्स में प्रॉफिट कमा लिया, एक स्टॉक में इतना लॉस खा लिया कि उनका या तो 9 स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है वो पूरा ख़त्म हो गया या काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो नहीं करनी है। स्टॉप लॉसेस लगाकर ही आपको इन सारे काउंटर्स पर ट्रेड करना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला काउंटर सर ने बताया कोल इंडिया, जहां पर कि 350 के टारगेट दिए हैं। एनएमडीसी दूसरा काउंटर, जहां पर कि सर ने टारगेट्स दिए हैं 180 और स्टॉप लॉसेस दिए हैं करीब 143 के। मॉइल इस काउंटर पर 280 से 300 रुपए के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस 235 के लगाने हैं आपको। चौथा काउंटर सर ने दिया है आईटीआई का, जहां पर कि आपको टारगेट्स रखने हैं 280 के, स्टॉप लॉसेस आप 240 रुपीज़ के रख सकते हैं।
SBI सर ने मल्टी बैगर लिस्ट में भी डाला है और इसको पोजिशनल कॉल में भी डाला है। यहाँ पर 90 रुपीज़ आपका टारगेट, 560 से 650 तक जा सकता है ये काउंटर, और स्टॉप लॉसेस इसमें 30 रुपये नीचे के दिए हुए हैं। लेकिन सर ने बताया कि अगर आप इसको अगले 5 या 10 साल रखते हैं, 5 साल रखते हैं, तो सर को उम्मीद है कि ये काउंटर हो सकता है कि 2000 तक भी आता हुआ दिखाई दे। 2000 रुपीज़ तक के टारगेट्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में सर ने पोजिशनल कॉल भी दी है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी सलाह दी है। सर ने बताया कि अगर आप इसको 5 साल रखते हैं तो FD से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है काउंटर 500 या 600 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे। साथ ही जो शॉर्ट टर्म के लिए प्लेयर्स हैं वो 240 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर ने बताया IDFC, जहाँ पर कि सर ने टारगेट्स बताए हैं 150 के शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए, 180 के टारगेट्स मीडियम टर्म प्लेयर्स के लिए। स्टॉप लॉसेस 110 और 100 ये दो रखने होंगे। इरकॉन और RVNL इन दो काउंटर पर इन्वेस्टमेंट करना है। इरकॉन में अगर देखें तो जो टारगेट्स दिए गए हैं वो 180 के दिए गए हैं और RVNL में टारगेट्स दिए गए हैं 195 के। स्टॉप लॉस RVNL में 150 का दिया गया है। साथ ही पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन PTC, इस पर टारगेट दिया गया है 180 का और स्टॉप लॉसेस दिए गए हैं 125 के। तो 10 शेयर मिल गए हैं। सर दम तो आ गया है, अब ये देखना है कि इसको सेलिब्रेट हम अगली बार जब हम मिलेंगे तो कितना करना है, क्योंकि हमने जितनी बार हम मिले आज तक हमने सेलिब्रेट ही किया है। नहीं देखिए, अगर आपने इस 10 के दम पर निवेश किया तो आपको अच्छा खासा जो है वो रिटर्न भी मिलेगा और अगले साल दशहरा, दिवाली, नवरात्रि की पार्टी आप देंगे। बिल्कुल। तो ये दर्शकों की एक दर्शकों के ऊपर भी है कि जिन जिन दर्शकों को फ़ायदा होगा इस शो को देखने के बाद वो हमें कॉल करके बता देंगे कि रवि सर को पार्टी के लिए कहाँ बुलाना है। और रवि जी के इनविटेशन पर मैं भी आ जाऊंगा। चलिए, तो रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो अब एक नववर्ष शुरू होगा तो उसका भी एक फ़ायदा आप ले सकते हैं। नववर्ष इस सेंस में नहीं है कि आपके लिए फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर, नहीं। हम नववर्ष इस सेंस में मानते हैं कि जब बुराई का अंत हो जाता है और अच्छाई की शुरुआत होती है, वही आपके लिए नववर्ष है। तो फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।